Hello, good morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel Vijendra the English Teacher. Dear student, how are you? I hope you will be very well. तो डियर स्टूडेंट, हम जो पढ़ रहे हैं हमारे चैप्टर अब तक वर्ब का चल रहा था और वर्ब का चैप्टर थोड़ा लंबा है और उसके कई सारे वीडियो बनेंगे, लेकिन अभी तक हमने 5 से 6 वीडियो बनाए हैं और वो 5 से 6 वीडियो अपलोड भी हो चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के ज़रूर देखें। इसके अलावा हमने हमारे ऑडियंस ने एक क्वेश्चन पूछा था कि जी को हम जा कब पढ़ें और गा कब पढ़ें, तो पिछला वीडियो हमने उसी पर बनाया है, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर के उसको भी देख लें। तो ऐसा कन्फ्यूजन है वो सब दूर हो जाएगा आपका भी। और आज हम पढ़ने वाले हैं मे और माइट के लिए, यूज ऑफ मे माइट, कि मे का यूज हम कहाँ करते हैं और माइट का यूज कहाँ करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, मे और माइट दोनों का मतलब होता है, मे का मतलब होता है सकना और माइट जो होता है मे का पास्ट टेंस होता है। अब मे से दो भाव प्रकट होते हैं, वो क्या हैं? दो भाव में से जो प्रकट होते हैं वो एक परमिशन और दूसरा पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी या फिर डाउट जिसे कहा जाता है। पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी एक ही बात है और डाउट जो है ये अलग है, संदेह से कहा जाता है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम लोग ये सब मे को पढ़ रहे हैं और मे का प्रयोग जैसे बताया कि दो भावों में किया जाता है। पहला अनुमति देने के लिए या फिर लेने के लिए, परमिशन। दूसरा पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी जो कि या फिर डाउट के लिए, इसमें संभावना या फिर संदेह दो चीज़ें आ जाती हैं। अगर हमें अनुमति लेनी होगी तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, मे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और तो उसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे मे आई कम इन, तो पहले हमने मे को रखा, फिर सब्जेक्ट रखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्रीपोजिशन है लास्ट में। ऐसे ही अगला सेंटेंस है मे आई सिट हेयर, तो यहाँ पर मे आ गया पहले, इसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में हेयर को रखा है हमने, ठीक है। और इसके अलावा बात आती है जब हमें अनुमति देनी हो और या संभावना या संदेह को प्रकट करना हो तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट भी अगर है तो लगा सकते हैं। देखिए, प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो लगेगा ऐसे ऊपर वाले में और लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। जैसे यू मे कम इन, यू मे कम इन, में बीच में आ गया, यहाँ पर पहले क्या आया, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद कम इन, हाँ तुम अंदर आ सकते हो। सिट हेयर, तुम यहाँ बैठ सकते हो। पहले यू, उसके बाद में, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हेयर आया है। ऐसे ही यहाँ पर बात आई अनुमति देने के लिए। अनुमति, देखो यहाँ तो यह अनुमति मांगी गई है, ये पूछा गया, अनुमति लेने के लिए इस्तेमाल किया हमने, लेने के लिए है, और यहाँ अनुमति देने के लिए। इन दोनों में अनुमति जो है वो दी गई है। इसके बाद क्या है, इट में रेन, संभावना व्यक्त की गई कि बरसात हो सकती है, तो यहाँ पर क्या है, संभावना व्यक्त की गई है। और इसके अलावा क्या है, ही मे बी लेट, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर ये संदेह को प्रकट कर रहा है कि वो देर से, तो उसे देर हो सकती है। तो यहाँ पर एक संदेह हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों ही बातें हैं। इसके अलावा क्या आता है कि अनुमति लेने और देने के लिए हम मे की जगह कैन का भी यूज कर सकते हैं। बाकी सब सेम स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा, जहाँ पर हमने मे को लगाया वहाँ पर हम कैन को लगाएंगे। तो इतना क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ते हैं माइट के लिए। माइट क्या होता है, माइट मे का पास्ट टेंस होता है। माइट मे का पास्ट टेंस होता है। इसका प्रयोग जो होता है बहुत कम संभावना या अधिक संदेह को प्रकट करने के लिए माइट का यूज करते हैं। बहुत कम संभावना या फिर अधिक संदेह
को प्रकट करने के लिए माइट का यूज करते हैं। उसका स्ट्रक्चर इस तरह रहता है, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आगे कुछ अदर वर्ड्स है तो हम वो भी लगा सकते हैं। तो जैसे ये है इट माइट रेन। अब यहाँ पर बात ये आई इट माइट रेन, मे की अपेक्षा यहाँ पर संभावना जो है वो कम होती है। मे में होता है कि बरसात हो ही सकती है, 90% से ऊपर चांसेस रहते हैं। माइट में क्या है, 20-30% का चांस है कि हाँ बरसात हो सकती है, कोई आवश्यकता नहीं है कि हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, दोनों ही बातें हैं यहाँ पर। तो ये रही कम संभावना वाली बात रही, कम संभावना को हमने यहाँ पर प्रकट किया। और यहाँ पर क्या है, ही माइट कम टुडे। यहाँ पर क्या है, ये अधिक संदेह को प्रकट किया गया है कि आज वो आ सकता है, अधिक संदेह को यहाँ पर प्रकट किया है कि आज वो आ सकता है। इसका मतलब उसका आने की संभावना है ज़्यादा, संदेह कुछ ज़्यादा ही उस पर आ भी सकता है और ज़्यादा संदेह प्रकट किया गया है। तो ये बात तो रही अधिक संदेह और कम संभावना के लिए माइट का यूज करते हैं। दूसरा अगला नियम है रूल नंबर 3, माइट इन इंटरोगेटिव। इसमें क्या होता है कि मे की अपेक्षा माइट में वो नम्रता का भाव होता है वो अधिक होता है। मे की अपेक्षा माइट में अधिक नम्रता का भाव होता है, और ये नम्रता का भाव संकोच या दुविधा की सीमा तक जब पहुंच जाता है, मतलब बहुत व्यक्ति संकोची भाव का है और वो नहीं बोल पा रहा है कुछ भी, तो वहाँ पर वो माइट का यूज इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है, तो माइट से ही उसको शुरू करते हैं। ऐसे वाक्य जो अधिक संकोच वाले होते हैं या दुविधा वाले होते हैं तो वो वाक्य इंटरोगेटिव में ही बनते हैं और वो माइट से शुरू किए जाते हैं। जैसे उसका स्ट्रक्चर रहेगा माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहाँ पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और या फिर अदर कोई वर्ड से तो वो भी यहीं आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए माइट आई यूज योर पेन प्लीज। अभी प्लीज़ जोड़ने से हमको पता लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही संकोच हो रहा है कि क्या, बहुत डराते पूछ लिया कि क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूँ, कृपया करके बताइए। तो यहाँ पे हमने माइट का यूज किया। इसके बाद माइट आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ। अब ये चीज़ बता रही है क्या मैं अब जा सकता हूँ, बड़े संकोच से पूछ लिया क्या मैं अब जा सकता हूँ, तो उस चीज़ के लिए भी हमने माइट का यूज किया है। अब अगर हमें अनुमति देनी हो अधिक नम्रता का भाव प्रकट करने और अनुमति देने में भी हम माइट का यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यू माइट गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। यहाँ पर अधिक नम्रता प्रकट हुई, हाँ ठीक है आप जाइए और आप अब जा सकते हो, तो ऐसे अधिक नम्रता है। और दूसरी बात यहाँ पर परमिशन दे दी गई कि आप जा सकते हो। तो डियर स्टूडेंट अभी हमने 3 रूल इसके मे और माइट के समझ लिए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग। रूल नंबर 4, अकॉर्डिंग टू दिस रूल होता क्या है कि मे फॉर पर्पज और विश, मे का यूज पर्पज और विश के लिए भी किया जाता है। पर्पज मतलब होता है उद्देश्य और विश मतलब किसी को आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, यानी आशीर्वाद या शुभकामनाएं, ब्लेसिंग्स के लिए भी मे का यूज किया जाता है। जैसे अब मान लीजिए हमने किसी को आशीर्वाद दिया कि मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पर क्या है, ये ब्लेसिंग्स है, शुभकामना है। अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि ईश्वर आपको दीर्घायु करे या भगवान आपकी लंबी उम्र करे। जबकि यहाँ पर गॉड शब्द का यूज नहीं हुआ है, लेकिन मे यू लिव लॉन्ग का मतलब यही है कि भगवान आपको लंबी उम्र दे। अब हम पर्पज की बात करते हैं, उद्देश्य जहाँ पर आ जाए, तो उद्देश्य के लिए क्या है, जैसे वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, सो दैट, ताकि, यू में पास, ताकि तुम पास हो सको। तो मे जो यहाँ पर है यूज किया गया, ये उद्देश्य के लिए यहाँ पर हमने यूज किया है। तो ये तो रहा रूल नंबर 4। अब हम चलते हैं आगे रूल नंबर 5 पर। रूल नंबर 5 में क्या है, मे प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव। कुछ वाक्यों में मे के साथ में परफेक्ट इन्फिनेटिव आता है। ऐसे वाक्यों से ये पता चलता है कि पास्ट में किए गए किसी कार्य के पूरा होने की काफ़ी संभावना थी, लेकिन वो काम पूरा हुआ है या नहीं, ये इसका कुछ अता पता नहीं है। ये काम पूरा हो भी पाया या नहीं भी हो पाया, काम अभी रह गया है
या हो गया है, ये कुछ नहीं पता चला। तो ऐसे वाक्य जो हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं, सब्जेक्ट प्लस में प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव, आगे ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी कुछ आना है वो सब आगे ले लिया जाएगा, या फिर सब्जेक्ट प्लस में प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ऐसे ही बना सकते हैं हम। तो जैसे यहाँ बनाया हमने, ही मे हैव सबमिटेड हिज एप्लीकेशन, तो अब यहाँ पर क्या है, हमने ये तो सब्जेक्ट हुआ, हमें पास्ट टेंस में किया गया कार्य है, और उसके हमें पता था कि पूरी तरह से पूरा हो जाएगा, संभावना पूरी थी, लेकिन वो पूरा हुआ या नहीं हुआ ये नहीं मालूम है। तो जब नहीं पता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम ऐसे ही बनाएंगे ना कि सब्जेक्ट प्लस में प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव, या सब्जेक्ट प्लस में प्लस हैव और प्लस पास्ट पार्टिसिपल। क्योंकि इन्फिनेटिव होता तो इसके साथ में टू लगा होता है, टू नहीं लगा है, तो ये दोनों पास्ट पार्टिसिपल ही दिए गए हैं। तो ही मे हैव सबमिटेड हिज एप्लीकेशन या ही मे हैव गिवन हिम सम हेल्प, ऐसे इसको हम बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमारे इसके 5 नियम मे और माइट के हम पढ़ रहे हैं, तो 5 नियम कंप्लीट हो चुके हैं, 5 रूल्स। अब देखिए डियर स्टूडेंट, हमारा रूल नंबर 6, और रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग क्या है, माइट प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव। माइट प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव, अभी हमने पढ़ा था मे प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव के लिए, अब वही आ गई माइट प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव। लगभग सेम बात है कि ऐसे वाक्यों से हमें ये पता चलता है कि कोई कार्य पास्ट टेंस में होने की पूर्ण संभावना थी, लेकिन वो कार्य नहीं हो सका। यहाँ अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर कार्य हमें ये पता लग गया वो काम हो पाया, या फिर सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव, या फिर सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनको हम बनाते हैं। जैसे बात आई द रॉबर माइट हैव, तो यहाँ पर माइट बीच में आ ही गया है, माइट हैव, और यहाँ पर क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, आगे हिम ऑब्जेक्ट है, तो द रॉबर माइट हैव किल्ड हिम। अब यहाँ पर बात ये आई कि डाकुओं ने उसको मार दिया था, माइट हैव किल्ड हिम, डाकू से मार चुके थे, लेकिन वो मरा नहीं, बच गया। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर कि डाकुओं ने उसे मार दिया था लेकिन वो मरा नहीं। ऐसे ही माइट हैव रॉब्ड हिम, वह उसको लूट चुका था लेकिन लूट नहीं पाया, वो उसको लूट चुका था लेकिन लूट नहीं पाया। तो ऐसे वाक्यों से हमें ये पता लगा कि काम हमारा यहाँ पर कंप्लीट शुरू तो हुआ था, और शुरू होने के बाद में लगा था कि पूरा भी हो गया है, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई है। तो ऐसे वाक्य हमने इस तरह से बना दिए। अब आते हैं हम रूल नंबर 7 पर। तो रूल नंबर 7 में क्या है, माइट इन इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करते हैं, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस होता है, उस कंडीशन में मे को माइट में बदल देते हैं, मे को माइट में बदल देते हैं। जैसे ही सेड, उसने कहा, माई फादर मे कम टूडे, कि मेरे पिता आज आ सकते हैं, यहाँ पर मे आया। अब अगले में हमने इसको चेंज कैसे किया, ही सेड, उसने कहा, दैट हिज फादर, कि उसके पिता माइट कम दैट डे, उस दिन आ सकते थे। मतलब उसने कहा कि उसके पिता उस दिन आ सकते थे। तो ये तो रहा 7 रूल हमारा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट नरेशन से संबंधित। रूल नंबर 8 कहता है कि माइट फॉर डिससेटिस्फिकेशन, असंतोषजनक या रिप्रोच फटकारना। जिससे होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत मन लगाकर काम कर रहा है, लेकिन फिर भी उससे कोई सामने वाला असंतुष्ट है, और असंतुष्ट हो करके उसको डांट रहा है, फटकार रहा है, तो उस कंडीशन में, या फिर डांट भी नहीं रहा है फिर भी वो असंतुष्ट है उससे, तब भी हम यहाँ पर माइट का यूज करेंगे। जैसे ऐसे बनाएंगे, यू माइट पे ए लिटिल मोर अटेंशन टू योर स्टडीज। यहाँ पर आ गया यू माइट पे, तुम ध्यान दो, ए लिटिल मोर, थोड़ा और अधिक, यानी यू माइट पे ए लिटिल मोर अटेंशन, तुम थोड़ा और ध्यान दो, टू योर स्टडीज, अपनी पढ़ाई पर। मतलब क्या है कि वो जितनी मेहनत से पढ़ रहा है उससे सामने वाला संतुष्ट नहीं है, तो उससे सामने वाला जो है वो संतुष्ट नहीं है, और उस कंडीशन में यह है कि यू माइट पे लिटिल मोर अटेंशन टू योर स्टडीज, तुम अपनी पढ़ाई पर और ज़्यादा ध्यान दो, जितना है वो कम है। तो यू माइट कम ए लिटिल अर्लियर,
तुम थोड़ा और जल्दी आओ, जिस समय से आ रहे हो उससे और थोड़ा जल्दी आओ। तब यहाँ पर माइट का हमने यूज किया है, ए लिटिल अर्लियर, थोड़ा और जल्दी आओ। इसको हमने यहाँ पर ये क्लियर कर दिया। तो इस तरह से हमारे मे और माइट के 8 रूल कंप्लीट हो चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो हमने अभी तक 8 रूल आपको बताए, आई होप आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। 8 रूल आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। और अब चलते हैं, आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के। और चलने से पहले बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।